आज से करीब 800 साल पहले यहाँ तिबेट, चाइना और साउथ ईस्ट एशिया के बिल्कुल बीचों बीच यूनान प्रोविंस में ताई इथनिसिटी के लोग रूल करते थे। उसी दौरान इधर भारत की ब्रह्मपुत्रा वैली में कामरूपा एम्पायर रूल करता था। यूनान के प्रिंस ने यहाँ से इंडिया के ब्रह्मपुत्रा वैली में आकर एक ऐसे एम्पायर को खड़ा किया जिसने इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में 600 साल तक रूल किया। मुगलों को भी इनके सामने घुटने टेकने पड़े। एंशिएंट नॉर्थ ईस्ट इंडिया। प्राचीन भारत में आसाम और नॉर्थ ईस्ट का ज्यादातर हिस्सा ब्रह्मपुत्रा वैली में बसे कामरूपा एम्पायर का हिस्सा हुआ करता था। इसका एविडेंस मिलता है 7th सेंचुरी में बने कॉपर प्लेट्स और क्ले सील इंस्क्रिप्शंस में, जिस पर कामरूपा एम्पायर के रूलर भास्कर वर्मन का उल्लेख मिलता है। उन्हीं के शासनकाल में चाइनीज ट्रैवलर ह्यूआन सांग ने भी नॉर्थ इंडिया का और मोस्ट इम्पोर्टेंटली प्रेजेंट डे आसाम और बांग्लादेश और भूटान के कुछ हिस्सों का दौरा किया था। अगर उस वक्त इंटरनेट होता तो ह्यूआन सांग एक वर्ल्ड फेमस व्लॉगर होते। खैर उस वक्त ना कैमरा था और ना ही इंटरनेट, इसलिए उन्होंने अपने पूरे ट्रैवल एक्सपीरियंस को अपनी किताब सीयू की में डॉक्यूमेंट किया। इस किताब में एंशिएंट आसाम के कामरूपा एम्पायर के गवर्नेंस, इकोनॉमी, रिलीजन और सोशल लाइफ के बारे में इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखी गई है। ह्यूआन सांग लिखते हैं कि कामरूपा किंगडम पूरे ब्रह्मपुत्रा नदी के घाटी में, नॉर्थ बंगाल और बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में फैला हुआ था और ये एक पॉलिटिकली पावरफुल और कल्चरली रिच एम्पायर हुआ करता था। यहाँ के लोग मोस्टली एग्रीकल्चर और ट्रेड पर डिपेंडेंट थे। इस रीजन में लोग मोस्टली राइस और शुगर केन को प्रोड्यूस करते थे। डिक्लाइन ऑफ कामरूपा एंड द राइज ऑफ अहोम्स। मिलिए यूनान के प्रिंस सुकापा से, जिन्होंने 30th सेंचुरी में आज के बर्मा और चाइना से भारत आके एक ऐसा एम्पायर खड़ा किया जिसने नॉर्थ ईस्ट के आसाम रीजन में 600 साल तक रूल किया। कहानी शुरू होती है यूनान रीजन से, जहाँ इथनिक थाई लोगों का माओ किंगडम रूल करता था। वहाँ के राजा को बेटा न होने के कारण उन्होंने अपने नेफ्यू सुखापा को क्राउन प्रिंस घोषित किया, पर उनको बेटा होते ही सुखापा से ये टाइटल छीन लिया गया। इस डिसीजन से सुखापा बहुत नाराज थे और उनके दादी ने उनको समझाया कि एक जंगल में 2 शेर और एक गद्दी पे 2 राजा नहीं हो सकते। उनकी बातों से इन्फ्लुएंस होकर सुखापा ने कहीं दूर जाकर अपना खुद का एम्पायर बनाने का डिसीजन लिया। इधर भारत की ब्रह्मपुत्रा वैली में कामरूपा एम्पायर कमजोर हो चुका था। इसका पता लगते ही सुखापा ने वहां जाने का सोचा। 1228 में अपने 9000 फॉलोअर्स के साथ पटकई माउंटेन्स को पार करके 13 साल की अपनी जर्नी खत्म कर थाई प्रिंस चोलुंग सुखापा ब्रह्मपुत्रा घाटी में पहुंचे और अपर आसाम के चराई देव को अपनी कैपिटल बनाकर अहोम साम्राज्य की नींव रखी। चराई देव आज भी आसाम का एक डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ अहोम साम्राज्य के शासकों की और उनके फैमिली की बरियल साइट मौजूद है, जिसे द मैडम्स ऑफ अहोम किंग्स एंड क्वींस के नाम से जाना जाता है। प्रिंस सुखापा को यूनान से ब्रह्मपुत्रा वैली पहुंचने के लिए 13 साल लगे। रास्ते में उन्होंने कई सारे छोटे ट्राइबल रीजन्स को बैटल में हराकर अपने एम्पायर में शामिल कर लिया और ब्रह्मपुत्रा वैली पहुंचते ही वहां के ट्राइब्स को भी अपने कंट्रोल में लाया। चोलुंग सुखापा को ग्रेटर आसाम का आर्किटेक्ट माना जाता है, इसलिए आज भी 2 दिसंबर को आसाम में सुखापा दिवस मनाया जाता है, जिसे आसाम दिवस से भी जाना जाता है। सुखापा की डेथ हुई 1268 में। वहां से लेकर 5th सेंचुरी की शुरुआत तक 300 साल के पीरियड में अहोम डायनास्टी के 13 राजाओं ने शासन किया। किसी ने 8 साल, किसी ने 9 साल तो किसी ने 40 साल कामकाज संभाला। इसका कारण ये था कि अहोम डायनास्टी में गद्दी पर बैठने के लिए काफी इंटरनल पावर स्ट्रगल देखने मिली, पर इसका बुरा असर उन्होंने अपने एम्पायर पर नहीं पड़ने दिया। इन सभी राजाओं ने एक पावरफुल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बनाया, ब्यूरोक्रेसी को स्ट्रेंथन किया और इंडिया और आसाम के नेटिव कल्चर को अपनाया। इन कारणों की वजह से उनके अपने साम्राज्य पर पकड़ मजबूत बनी रही। अगर सुखापा के बाद कोई ताकतवर राजा आए तो वो थे 14th अहोम किंग सुनमुंग अहोम, जिन्होंने एक स्ट्रॉन्ग आर्मी बनाकर अपना टेरिटोरियल एक्सपांशन शुरू किया। उन्होंने ईस्ट के साडिया किंगडम, वेस्ट आसाम के बोरोभुयान किंगडम और साउथ में कचारी किंगडम को अपनी टेरिटोरी में शामिल करके नागाओं तक अपनी टेरिटरी बढ़ा ली। कुछ हिस्टोरिक सोर्सेस के अकॉर्डिंग आसाम का नाम भी अहोम से ही आया है। अहोम्स को लोकल लैंग्वेज में असामा कहते थे। फिर अंग्रेज आए और उन्होंने आसाम प्रोनाउंस करना स्टार्ट कर दिया, तो ये नाम पुराने अहोम्स द्वारा दिए गए नाम का ही अंग्रेजीकरण माना जाता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि अहोम्स ने 600 सालों तक अपने साम्राज्य पर पकड़ कैसे बनाए रखी। अगर आप दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनास्टीज की लिस्ट सर्च करो तो उसमें अहोम्स का नाम आता है। इसके 3 रीजंस हैं। नंबर 1, रिलीजन एंड सोसाइटी। अहोम्स ने अपने खुद के नॉर्थ ईस्ट एशिया से लाए हुए ट्रेडिशंस और कल्चर को आसाम के नेटिव लोगों पर जबरदस्ती थोपने की कोशिश नहीं की, उल्टा उन्होंने भारत और आसाम के नेटिव कल्चर को एम्ब्रेस किया।
दिगता कुमार शर्मा के ऐसे द रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द अहोम रूलर्स में बताया है कि राजा सुदांगफा के रूल के दौरान अहोम कोर्ट में ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म की शुरुआत हुई, क्योंकि उनकी अपब्रिंगिंग एक ब्राह्मण घर में हुई थी। अहोम राजा सहोंगमंग ने ब्राह्मणिकल सेरेमनीज और रिचुअल्स को सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया और अहोम्स के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में पहली बार हिंदू कैलेंडर का यूज करना स्टार्ट किया। उन्होंने स्वर्ग देव या स्वर नारायण के टाइटल को अपनाया, जो बाद में अहोम राजाओं का ऑफिशियल टाइटल बना, और यही से अहोम डायनास्टी में हिंदुइज्म की ग्रोथ शुरू हुई। बाद में राजा जयध्वज सिंह ने हिंदुइज्म को राजधारा बनाया और कई प्रकार के कॉइन्स भी इश्यू कराए। अहोम्स ने शुरुआत में जो कॉइन्स इश्यू किए थे उन पर ट्राइबल गॉड्स थे, पर फिर बाद में इन कॉइन्स पर हिंदू देवी देवताओं को इंस्क्राइब करना शुरू किया गया। सिमिलरली शुरुआत में कामकाज के लिए अहोम लैंग्वेज का इस्तेमाल होता था, बाद में आसामीज का यूज होने लगा। अहोम्स की हिंदुआइजेशन पॉलिसी एक स्ट्रेटेजिक प्लान था, जिससे वो लोकल्स के साथ मिलकर एक स्ट्रॉन्ग और स्टेबल राज्य बना सके। आज हिंदू आसामीज एक कंपोजिट आइडेंटिटी है, जहाँ पूजा और कीर्तन दोनों को भी माना जाता है। अहोम साम्राज्य एक मल्टी इथनिक सोसाइटी थी, जिसमें कई सारी जनजातियां शामिल थी, जैसे कचारी, बराही, मारन, चुटिया और नागा। और यही रीजन था कि आसाम में एक यूनिक कल्चरल आइडेंटिटी का निर्माण हुआ, जिसको हम आज आसामीज कल्चर के नाम से जानते हैं। अहोम राजाओं ने अपने एम्पायर में कल्चरल हार्मनी बनाए रखने के लिए शुरू से ही कल्चरल इंटीग्रेशन और ट्राइबल यूनिफिकेशन पर जोर दिया। उन्होंने जो गलती मुगलों ने की वो नहीं की। उन्होंने अपने कल्चर और धर्म को दूसरों पर जबरदस्ती थोपने की कोशिश नहीं की। नंबर 2, एफिशिएंट पॉलिटिकल सिस्टम। किसी भी रीजन पर अपनी पकड़ लंबे समय तक बनाए रखने के लिए एक इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का होना जरूरी है। अहोम्स की सोशियो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का बैकबोन था पाइक सिस्टम। ये सिस्टम 2 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइडेड था, सोल्जर्स एंड लेबरर्स, जिनका काम था राज्य को रेगुलर सर्विस प्रोवाइड करना। वॉर टाइम में सोल्जर्स अपनी ड्यूटी करते थे और पीस टाइम में लेबरर्स। इन पाइक्स पर राजा का बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल होता था, जिसके लिए बोरा, साइकिन, फुकान जैसे ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जाता था। अमलेंदु गुहा के ऐसे द अहोम पॉलिटिकल सिस्टम में लिखा गया है कि राजा एडमिनिस्ट्रेशन, मिलिट्री और न्यायपालिका का हेड होता था, और इस काम में 3 काउंसिलर्स उनकी मदद करते थे, जिन्हें गोहेन्स कहते थे। बोर गोहेन, बुरा गोहेन एंड बोर पात्रा गोहेन। गोहेन्स के पास इंडिपेंडेंटली काम करने की पावर होती थी, और अहोम राजा सभी इंपॉर्टेंट इश्यूज में इनका ओपिनियन भी लेते थे। रीजन नंबर 3, मिलिट्री एंड जियोग्राफिकल एडवांटेज। 1616 से लेकर 1682 तक 62 इयर्स के पीरियड में मुगलों की कई कोशिशों के बावजूद अहोम्स ने उनको 17 बार हराया, जिसके बाद मुगलों ने कभी भी अहोम्स पर अटैक करने का ट्राई भी नहीं किया। पर यह कैसे पॉसिबल हुआ? 17वीं सेंचुरी मुगल एम्पायर दुनिया का सबसे रिचेस्ट एम्पायर था, उनको हराना आसान नहीं था। अहोम्स की आर्मी के 2 यूनिक फीचर्स थे। नंबर 1, वो गोरिल्ला वॉरफेयर और हिट एंड रन टैक्टिक्स में एक्सपर्ट थे, और सेकंड, उनकी आर्मी जियोग्राफी को अपने फेवर में एफिशिएंटली यूज कैसे करना है इसके लिए ट्रेन की गई थी। यस, जियोग्राफी। अमेरिकन हिस्टोरियन विल डुरैंट लिखते हैं, वॉर डज वन गुड थिंग, इट टीचेस पीपल ज्योग्राफी। अहोम एम्पायर को जियोग्राफिकल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती थी ब्रह्मपुत्रा वैली। ब्रह्मपुत्रा रिवर अहोम एम्पायर के बीच से होकर गुजरने की वजह से उसका इस्तेमाल वो ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन और डिफेंस के लिए करते थे। अहोम नेवी का ब्रह्मपुत्रा और उसकी सारी ट्रिब्यूटरीज पर पूरा कंट्रोल था, और साथ ही इस वैली के सराउंडिंग्स में जितना भी हिली एरिया यानी पहाड़ी क्षेत्र था, उन पर अहोम्स ने स्ट्रेटेजिक डिफेंस चेक पोस्ट और फोर्ट्स बना रखे थे। जब भी कोई मुगलों जैसी इन्वेडिंग आर्मी उनके रीजन में घुसने की कोशिश करती, तो एक अटैक होता था पहाड़ों में छुपी आर्मी द्वारा गोरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स का इस्तेमाल करके, और दूसरा अटैक होता था ब्रह्मपुत्रा नदी को कंट्रोल में रखने वाली अहोम नेवी से। और फिर आसाम का हेवी रेनफॉल वाला हाईली ह्यूमिड अनप्रिडिक्टेबल वेदर पैटर्न भी इन्वेडिंग आर्मी के लिए एक चैलेंज पोज करता था। आज भी आसाम का 40% एरिया बाढ़ प्रभावित यानी फ्लड प्रोन रीजन की कैटेगरी में आता है, और इन नेचुरल बैरियर्स का इस्तेमाल करना अहोम्स को अच्छे तरीके से आता था। 1671 AD बैटल ऑफ सरायघाट के दौरान अहोम्स के महान सेनापति लचित बोरफुकान के लीडरशिप में अहोम्स ने मुगलों को हराया। ये इंडिया की हिस्ट्री का एक ऐसा नेवल वॉर था जो पूरी तरह ब्रह्मपुत्रा नदी पर लड़ा गया था, और रिवर वॉरफेयर में तो अहोम्स महारथी थे ही। इस बैटल में जीत हासिल करने के बाद अब अहोम टेरिटरी वेस्ट के मानस नदी तक बढ़ चुकी थी। 11 years later, 1682 में लड़ा गया बैटल ऑफ इथाकुली अहोम और मुगलों के बीच में लड़ा गया आखिरी वॉर था। तब तक अहोम्स मुगलों को 17 बार हरा चुके थे। इसके बाद मुगलों ने कभी भी नॉर्थ ईस्ट रीजन को इन्वेड करने की कोशिश भी नहीं की।
अहोम्स की वजह से मुगलों का इन्फ्लुएंस वेस्ट बंगाल तक ही सीमित रहा। उनको कभी भी नॉर्थ ईस्ट में अपने पैर जमाने का मौका ही नहीं मिला। The decline of Ahoms. 17वीं सेंचुरी के एंड में अहोम एम्पायर में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ने स्टार्ट हुए, जिसकी वजह से अहोम साम्राज्य कमजोर होता चला गया। 1769 में आसाम रीजन में रहने वाले मोमोरिया कम्युनिटी के लोगों ने अहोम राजा के खिलाफ रेबेलियन शुरू किया, जो 35 साल तक चला। इसमें अहोम साम्राज्य की आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन खत्म हो गई और उनका पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पूरी तरह बिखर गया। इसका फायदा बाहरी आक्रमणकारियों ने उठाया। बर्मीज इन्वेजन ऑफ आसाम। बर्मीज किंगडम ने ऑलरेडी कमज़ोर अहोम्स पे 1817 से लेके 1826 के बीच में 3 बार हमला किया और पूरे नॉर्थ ईस्ट के रीजन पर कब्जा कर लिया, और इसी के साथ अहोम साम्राज्य का अंत हुआ। फिर 1824 में फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर हुआ, जिसमें बर्मा अंग्रेजों से हार गया। फाइनली 1826 के यांदाबो ट्रीटी के अंतर्गत आसाम को ब्रिटिश इंडिया का पार्ट बनाया गया। इसी के साथ आसाम में ब्रिटिश कॉलोनियल ईरा की शुरुआत हुई। बड़े बड़े एम्पायर्स तो बनते बिखरते रहते हैं, पीछे छूट जाते हैं उनके बनाए हुए स्ट्रक्चर्स, उनका आर्किटेक्चर। अहोम्स ने अपने रॉयल फैमिली के लिए आसाम के गारगांव में 7 मंजिलों का महल बनाया था, जो आज भी मौजूद है। इसके 7 में से 4 फ्लोर्स जमीन के ऊपर है, जिसका नाम है कारेन घर, और 3 फ्लोर्स अंडरग्राउंड है, जिसका नाम है तालातल घर। ये अंडरग्राउंड फ्लोर्स एक सीक्रेट आर्मी बेस बिल्ड करने के लिए बनाए गए थे। अहोम आर्मी के इम्पोर्टेंट पर्सनल्स की सिक्योरिटी के लिए तालातल घर में अंडरग्राउंड टनल्स भी बनाए गए थे। जैसे कि मैंने वीडियो में पहले बताया था, अहोम शासकों ने हिंदुइज्म को एम्ब्रेस किया था। शायद इसीलिए उन्होंने शिवसागर शिवाडोल टेम्पल को बनाया, जिसका लोअर पार्ट स्टोन से और अपर पार्ट ब्रिक्स से बना हुआ है। यहाँ का शिवलिंग जमीन में हॉलो डिप्रेशन के आकार में है। अब धर्म और मान्यताओं की बात आ ही गई है, तो मैं आपको बता दूं कि अहोम्स भी एंशिएंट इजिप्शियन जैसे ही लाइफ आफ्टर डेथ में बिलीव करते थे। इसीलिए अहोम राजा और रॉयल फैमिली के मेंबर्स के क्रीमेशन के बाद उनकी हड्डियों और फेवरेट चीज़ों को एक पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर में दफना दिया जाता था। ऑक्टागोनल शेप के इन स्ट्रक्चर्स को लोकल्स मैदम कहते हैं। आज भी ये स्ट्रक्चर्स अहोम की फर्स्ट कैपिटल चेरदेव में पाए जाते हैं। मरना तो एक दिन सभी को है, लेकिन जब तक जिंदा है तब तक लाइफ में एंटरटेनमेंट होना जरूरी है। अगर आप कभी आसाम घूमने जाओ तो अहोम्स द्वारा बनाया गया एशिया का सबसे पहला एम्फीथिएटर जरूर विजिट करना, जो रंगघर नाम से फेमस है। यहाँ अहोम किंग्स अलग अलग स्पोर्ट्स का मजा लेते थे, जैसे बुल फाइट्स और कॉक फाइट वगैरह। इस रंगघर का रूफ बैम्बू से बना है, जो गर्मी में भी ठंडी का एहसास दिलाता है। यहाँ पर आज भी कई सारे कल्चरल प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, जैसे आसाम के फेमस बिहू फेस्टिवल से रिलेटेड कल्चरल परफॉर्मेंसेस वगैरह। अब वीडियो के एंड में आसाम के बारे में कुछ चौंका देने वाले फैक्ट्स, वो भी बस 1 मिनट में। दुनिया का लार्जेस्ट रिवर आइलैंड मजोली आइलैंड, जो मिट्टी के बने मुखौटों के लिए दुनिया भर में फेमस है, वो आसाम में ही है। फैक्ट नंबर 2, आसाम इंडिया का लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग स्टेट है। इंडिया की लगभग 50% चाय ये अकेला स्टेट प्रोड्यूस करता है। और फिर आसाम में है कामाख्या माता मंदिर, 1 हॉर्न राइनो के लिए फेमस काजीरंगा नेशनल पार्क, गोल्डन सिल्क नाम से ग्लोबली फेमस मुल्गा रेशम भी सिर्फ इसी स्टेट में बनता है। आज आसाम नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा स्टेट है, इसीलिए इस स्टेट को नॉर्थ ईस्ट का एंट्री गेट भी कहा जाता है।